हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पर हमारा एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियानों, साम्राज्यवादी नीति और उसके शुरुआती जीवन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों, जिसमें उसकी बाजार नियंत्रण नीति, उसके कर संग्रह, उसके द्वारा स्थापित दो नवीन विभाग जो दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज कहे जाते थे उसके बारे में, उसकी गुप्तचर प्रणाली और उद्दंड अमीर वर्ग पर लगाए गए उसके कठोर जो नियंत्रण थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत अमीर वर्ग पर जो नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए और उनको जो कंट्रोल में किया उसके बारे में पढ़ते हैं। अमीर वर्ग जो है वो इतना उद्दंड क्यों हो जाता था, वो बात बात पर विद्रोह करने पर आमादा क्यों हो जाता था, इस बात को समझने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र सलाहकारों से एक लंबी सलाह मशविरा की, जिसमें जो बातें कारण के रूप में उभर कर आई वो कुछ बातें ये थी कि एक तो उनके उद्दंड अवज्ञाकारी होने का जो कारण था वो यह था कि अमीर वर्ग है वो धनवान वर्ग था। यह धन उन्हें उद्दंड, अहंकारी और अवज्ञाकारी बनाता था। दूसरा जो कारण उभर कर सामने आया वो यह था कि मद्यपान है, जो शराब का सेवन है, वो एक आम बात थी अमीरों के बीच में। अमीर साथ साथ में शराब पीते थे और शराब में नियंत्रण खोने के बाद में वो बातों बातों में ही राज्य के खिलाफ विद्रोह का सूत्रपात या उसकी जो योजना है वो बना देते थे। तो यह शराब भी एक बड़ा कारण था। उसके बाद में एक कारण यह भी था कि अमीर वर्ग आपस में रिश्तेदारी में बंधा हुआ था। वो आपस में भाई बंधु भी थे, मित्र भी थे और उनकी रिश्तेदारी भी थी। तो जब कोई एक व्यक्ति विद्रोह करता था, एक अमीर विद्रोह करता था या दूसरा जो अमीर है वो जब विद्रोह करता था तो बाकी के जो अमीर थे वो उसके साथ में मिल जाते थे, सिर्फ अपने संबंधों और रिश्तेदारी के कारण। तो यह सारे जो कारण थे वो उभर कर सामने आए एक विस्तृत चर्चा के बाद में कि अमीर वर्ग क्यों विद्रोह करता है। तो इस पर अमल करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नीतियां अपनाई। उसने अमीरों के धन को ले लिया, उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो भूमि थी, उसको राज्य में शामिल कर दिया, राज्य की भूमि में शामिल कर दिया, जिसको खालसा भूमि कहा जाता था, जो कि केंद्रीय नियंत्रण में या शाही नियंत्रण में होती थी। उसने अमीरों का धन भी जब्त कर लिया, अर्थात अमीरों को इस स्थिति में रखा ही नहीं कि वो धन का मद उन पर छा जाए और धन के अहंकार में वो सुल्तान के खिलाफ आवाज उठा सके। इसके साथ साथ में उसने मद्यपान है वो बंद करवा दिया, मद्य पर अर्थात शराब पर नियंत्रण लगा दिया। उसने स्वयं ने शराब पीना बंद कर दिया। इसके साथ साथ में ही उसने अमीरों के जो उत्सव समारोह होते थे जिसमें वो एक दूसरे से मिलते थे, उस पर भी उसने नियंत्रण लगा दिया। नियंत्रण यहां तक था कि अमीर वर्ग अपने बेटे बेटियों की जब शादी करेगा तो वो भी सुल्तान से पूछे बगैर नहीं कर सकते, अर्थात उसके लिए सुल्तान की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने
अपनी गुप्तचर प्रणाली है वो इस कदर मजबूत कर ली कि बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन के गुप्तचरों के कारण जो अमीर वर्ग था वो घर में बैठे बैठे कांपता था। अलाउद्दीन की जो गुप्तचर प्रणाली है वो पूरे सल्तनत काल में सबसे मजबूत मानी जाती है। बरीद ए मुमालिक जो था वो गुप्तचर विभाग का सर्व प्रमुख अधिकारी होता था और उसके नीचे बरीद होते थे जो कि गुप्तचर होते थे, संदेशवाहक होते थे, और एक मुन्ही या मुन्हियान नाम के लोग या कर्मचारी भी होते थे। वो भी जो सूचना है वो बादशाह या सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य है वो करते थे। यह सामान्य जन में इस तरीके से मिले हुए थे कि कब किसकी गुप्तचरी हो जाए, कब किसकी जासूसी हो जाए, यह पता ही नहीं चलता था। उसके जो गुप्तचर है सुल्तान के, वो सामान्य जनजीवन में घुल मिल गए थे। अतः यही कारण था कि चाहे वो अमीर वर्ग हो, उलेमा वर्ग हो या सामान्य लोग हो, सब गुप्तचरों से आतंकित रहते थे। उनको यह लगता था कि कहीं हमारा जो बात वगैरह है वो गुप्तचर न सुन ले। यहां तक कि अमीर वर्ग दरबार में भी इशारों या फुसफुसा कर ही बात करना ज्यादा वाजिब समझते थे। उनको यह डर था कि कहीं कोई बरीद हमारी बात को न सुन ले और यह बात सुल्तान तक न पहुंच जाए। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीर वर्ग को नियंत्रण में लिया। उसकी गुप्तचरी जो प्रणाली है उस पर भी हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं उसकी आर्थिक नीति पर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो आर्थिक नीतियां अपनाई थी उसमें बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी वो एक अलग तरह की प्रणाली थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है उसके बारे में हमें बहुत से तत्कालीन लेखकों से जानकारी मिलती है। हालांकि इसके बारे में जो विस्तृत विवरण है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जो विस्तृत वर्णन है वो बर्नी देता है। बर्नी एक तत्कालीन इतिहासकार था जिसका नाम जियाउद्दीन बर्नी था और उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था तारीखे फिरोजशाही। यह तारीखे फिरोजशाही जो पुस्तक थी यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है कि जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी या तारीखे फिरोजशाही के लेखक कौन हैं। तो बर्नी द्वारा लिखित तारीखे फिरोजशाही यह प्रश्न आता है, आप कर सकते हैं। बर्नी अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हालांकि दूसरे भी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में वर्णन किया है, लेकिन वो यूं कह दे कि बर्नी से ही एक प्रकार की सहमति थी। तो दूसरे जिसने यह वर्णन किया है उसमें हम बात करें तो है अमीर खुसरो। यह भी सल्तनत काल का एक अति महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है और इसको जो संरक्षण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया हुआ था। अमीर खुसरो, यह अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कई विजय अभियानों में साथ भी रहा था। अमीर खुसरो की फुतुह सलातिन खजाइनुल फुतुह उसकी पुस्तक है, खजाइनुल फुतुह यह उसकी पुस्तक है। इसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। और एक है इसामी
इसामी की लिखी हुई पुस्तक फुतुह सलातीन। इस पुस्तक में भी बाजार नियंत्रण के बारे में वर्णन मिलता है। और एक है इब्न बतूता, यह भी महत्वपूर्ण लेखक रहा है। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। यह 4 व्यक्ति हैं और यह चारों की ये चारों पुस्तक हैं और यह इतिहास की दृष्टि से चारों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में बहुत बार इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, अतः आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इन चारों ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में वर्णन किया है। बाजार नियंत्रण की जो नीति है उसके बारे में बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान जो लगातार हो रहे थे, अतः उसकी एक विस्तृत सेना के लिए राजकोष पर बिना कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े बिना उनकी जो आवश्यकता है और आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी, यह मत बर्नी देता है। और जो खुसरो है, अमीर खुसरो, वो यह मत देता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी वो आम प्रजा को सुविधा देने के लिए अपनाई थी। अब इसमें दोनों में से किसके मत सही हैं, यह तो एक शोध का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य है वो सेना के लिए ही रहा होगा। हालांकि जो आम प्रजा है उसको भी इससे रियायत मिली होगी। तो इसकी जो बाजार नियंत्रण नीति है उसके बारे में इन चारों का जो वर्णन है उसको हमने देखा। फिर उसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जिसका पद नाम था वो था सहना। और इस पद पर उसने जो नियुक्ति की वो की मलिक कबूल की। उसके जो बाजार था उसमें सारी वस्तुएं आती थी, जिसमें जैसे अनाज है तो अनाज जो है वो दोआब के प्रदेश से मुख्यतः आता था। दोआब के प्रदेश से मतलब है 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, अर्थात यहाँ गंगा यमुना के मैदानों की बात की जा रही है जहां पर बहुत सारे अन्न का उत्पादन होता था और जो दिल्ली के बिल्कुल निकट भी था। वहां से उसने व्यापारियों को वहां बाजार में लाकर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए तैयार कर लिया। दूसरे जो जैसे कपड़े वगैरह हैं, वहां के जो व्यापारी है वो मुख्यतः दिल्ली से दूर के थे, जैसे मुल्तान, देवगिरी वगैरह के, उनको लाना मुश्किल था। तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अग्रिम धन दिया और उनको राजी किया कि वो बाजारों में लाकर एक जो निश्चित बाजार था उसमें लाकर वो उनको बेचें। जैसे एक सराय ए अदल, शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थल, यह एक सरकारी सब्सिडी प्राप्त बाजार होता था और यहां पर व्यापारी हैं वो अपना माल लाकर उस कीमत पर बेचते थे जो सुल्तान द्वारा तय की हुई कीमत होती थी। बहुत सारे जो व्यापारी थे जो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे वो इससे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन अलाउद्दीन का जो नियंत्रण था वो कड़ा था और कड़ी सजा से डर के जो व्यापारी हैं वो अपनी वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बर्नी लिखता है कि जो वस्तुओं का भाव है वो सबसे निम्न स्थिति में आ गया था। हालांकि वस्तुएं जो थी वो बलबन के समय में भी सस्ती थी, इब्राहिम लोदी के समय में भी सस्ती थी। यह
इतिहास के दूसरे आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं। लेकिन अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जो मुख्य विशेषता थी वो वस्तुओं का सस्ता होना नहीं थी, बल्कि वस्तुओं की कीमतों का स्थिर होना था। वस्तुओं की कीमतें हैं वो स्थिर हो गई थी। परवाना नवीस एक व्यक्ति होता था जो इसी बाजार नियंत्रण से संबंधित होता था, जो कि परमिट जारी करता था। वो व्यापारियों को, खरीदने वालों को, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, इस तरीके से जो होते थे उनको परमिट जारी करता था ताकि कालाबाजारी वगैरह न हो। अब उसकी जो आर्थिक नीतियां थी उसमें जैसे एक शब्द आता है जाब्ता। जाब्ता से तात्पर्य है कि भूमि मापन करने के बाद में उस पर जो कर है वो निर्धारित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का मापन करवाया और उस मापन के आधार पर उसने करों का निर्धारण किया। इसी को जाब्ता कहा जाता है। एक शब्द है खालसा। खालसा से तात्पर्य है वो जमीन या भूभाग जो केंद्रीय नियंत्रण में हो। इसको आप लिख सकते हैं जैसे खालसा भूमि। खालसा भूमि, खालसा भूमि से तात्पर्य है वह भूभाग जो केंद्रीय नियंत्रण में हो। आपको बता दूं कि जो भी राज्य होता था उसमें एक भूभाग तो वो होता था जो सीधा केंद्रीय नियंत्रण में होता था, और वो भूभाग जो होता था वो शासक की राजधानी के आसपास का भूभाग होता था। और उसकी राजधानी से जो दूर के भूभाग होते थे उनको प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था, और उन प्रांतों में सूबेदार या प्रांतपतियों की नियुक्ति होती थी। जो खालसा भूमि होती थी, जो केंद्रीय नियंत्रण में होती थी, वहां का जो राजस्व है वो सीधा केंद्रीय कोषागार में आता था, पूरा का पूरा। अर्थात वहां से जितना भी राजस्व प्राप्त हुआ वो 100% यूं का यूं राजकीय कोषागार में आता था, केंद्रीय कोषागार में आता था। जबकि जो प्रांत होते थे उनसे जो राजस्व प्राप्त होता था उनमें सूबेदार वगैरह जो भी होते थे उनके हिस्से होते थे, जमींदार वगैरह जो भी होते थे उनके सबके हिस्से होते थे, और उनके हिस्से कटने के बाद में बचा हुआ जो होता था वो आता था। तो यही कारण होता था कि शासक है वो यह चाहता था कि जो खालसा भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि खालसा भूमि ज्यादा से ज्यादा होगी तो केंद्रीय कोषागार में जो राजस्व है वो भी ज्यादा से ज्यादा आएगा। क्योंकि खालसा भूमि से जो राजस्व आता था वो बिना काट चाट के आता था, अर्थात 100 का 100% आता था। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो विस्तृत थी, उनको वेतन देने पड़ते थे। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले नकद वेतन देने की शुरुआत की। सल्तनत काल की बात कर रहा हूं, तुर्की शासन की बात कर रहा हूं, न कि मैं उनसे पहले के हिंदू जो राजा थे उनकी बात कर रहा हूं। सल्तनत काल में सबसे पहले नकद वेतन देने की जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अतः उसको अपने विस्तृत सेना के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता रहती थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि का विस्तार भी ज्यादा किया ताकि उसके केंद्रीय कोषागार में ज्यादा से ज्यादा धन आए। यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का बहुत सारा धन और उनकी जमीनें हैं वो जब्त कर ली और उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। जितने भी मुखिया हैं, जमींदार हैं, उनकी सबकी जमीनें हैं वो जब्त कर ली। बर्नी लिखता है कि जो बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े साहूकार सेठ थे, उनको छोड़कर बाकी किसी के पास में सोना वगैरह देखने को भी नहीं था। उनके पास में इतना ही छोड़ा गया था जिससे वो
जीवित रह सके। अब बात आती है टैक्स की, जो कर हैं उनकी बात करते हैं। तो कर में है खराज। यह भूमि कर होता था, यह भूमि कर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने यह जो खराज है, जो भूमि कर होता था, वो कुल उपज का 50% है, वो तय किया। उससे पहले बलबन, इल्तुतमिश वगैरह थे, वो कुल उपज का 1/3 अर्थात 1/3 या 33% है वो लेते थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 50% कर दिया। और यहीं तक वो सीमित नहीं रहा, उसके बाद में उसने घरों पर भी कर लगवाए। जो पशु थे उन पर भी कर लगाए। पशुओं पर चरी कर, पशुओं पर चरी कर अर्थात चरने पर कर, और जो लोग थे उन पर घरी कर अर्थात उनके घरों पर कर। और इस तरीके से और भी छोटे मोटे कर अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों पर लगाए। तो इतना कर चुकाते चुकाते आम जनता के पास में बहुत ही कम बचता था, और इतना ही बचता था कि वो मुश्किल से अपना जीवन यापन कर सके। अलाउद्दीन की यह नीति थी कि किसी के पास में इतना छोड़ना ही नहीं है कि वो विद्रोह के बारे में सोच भी सके। उसके लिए उसका जिंदा रहना ही एक बड़ी उपलब्धि बन जाए, यह उसकी नीति थी। अब उसके द्वारा स्थापित 2 विभागों की बात हम करते हैं। एक है दीवाने रियासत। यह जो विभाग है उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। इस विभाग का जो काम होता था वो होता था व्यापारियों पर नियंत्रण। दीवाने रियासत का काम था व्यापारियों पर नियंत्रण। व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए ही इस विभाग को उसने बनाया था, और उसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसी का परिणाम यह दीवाने रियासत था। दूसरा जो उसके द्वारा स्थापित विभाग था वो था दीवाने मुस्तक राज। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी राज्य की तरफ से पूर्व के सुल्तानों ने अमीरों को, उलेमाओं को, या जो भी बड़े बड़े लोग रहे थे उनको जो दान है, इनाम है, वक्फ वगैरह दिए हुए थे, उन सभी को वापस ले लिया। जिनके भी राजस्व बकाया था, जिनका कोई कर बकाया था, उनसे भी वो कर लिया गया। और जो राजस्व है, कर व्यवस्था है, उसमें कोई त्रुटि न रहे, इसके लिए उसने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। इस दीवाने मुस्तक राज की स्थापना है वो उसने राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की थी। राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अर्थात सही करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में इन 2 विभागों के बारे में भी बार बार पूछा जा चुका है। छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी इनके बारे में पूछा गया है, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तक राज। जैसे कि आगे मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त आएगा, दीवाने अमीर को ही जो कृषि विभाग था उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। वैसे ही यह 2 जो है विभाग, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तक राज, इनकी जो स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा बहुत सारे जो कर वगैरह हैं या जो आर्थिक नीतियों में आते हैं, जैसे जजिया है, जकात है, खुम्स है वगैरह, ये जो है उनके बारे में हम तब पढ़ेंगे
जब सल्तनत काल पूरा हो जाएगा और पूरे सल्तनत काल की जो आर्थिक नीतियां हैं उस वक्त पढ़ेंगे। इस एक टॉपिक ऐसे हम लेंगे कि सल्तनत कालीन जो आर्थिक नीतियां हैं, सल्तनत कालीन सैनिक नीतियां हैं, इस तरीके से उनको पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो यही समाप्त होता है और इसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी, आर्थिक कह दो, सैन्य कह दो, उन सभी के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।